आर्टिकल 368 में पहले क्या था? 24वें संशोधन से पहले क्या था? उसका हेडिंग क्या था? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा था। लेकिन फिर क्या किया गया? उसको चेंज किया गया, 24वें संशोधन से चेंज किया गया। ठीक है, 24वें संशोधन से चेंज किया गया। यहाँ लिख दिया कि संसद की शक्ति भी लिख दी गई इसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, मतलब कुछ भी संविधान में लिखा उसके बावजूद, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, मतलब संविधायी शक्ति, नॉर्मल शक्ति नहीं है ये, संविधायी शक्ति है। ठीक है, संसद को दो तरह की ताकत दी गई है। संसद को दो तरह की पावर दी गई है। नॉर्मल, सामान्य कानून, सामान्य शक्ति। ठीक है, और दूसरी शक्ति कौन सी है? संविधायी शक्ति। ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, इस चीज को। दो तरह की शक्तियां हैं, सामान्य शक्ति और संविधायी शक्ति। तो संसद के 368 के तहत संसद अपनी संविधायी शक्ति का उपयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन, उसको ऐड, जोड़ना, घटाना, चेंज करना या खत्म कर देना, कुछ भी कर सकते के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार होगा। तो पहले में क्या दे दिया गया? पावर दे दी गई, और फिर पहले में बोल दिया गया कि प्रक्रिया जो है नीचे लिखी गई है। तो प्रक्रिया दूसरे में आ गई, 368 दो में आ गए। तो यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है और ऊपर यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 का मतलब नीचे दिया जाएगा, ये रहा। तो दूसरा तीसरा दोनों 24वें संशोधन में आया था। ठीक है, दूसरे तीसरा दोनों 24वें संशोधन में आया था। ठीक है, समझ गए? तो देखते चलो वापिस ऊपर। तो इस संविधान के दूसरे में क्या लिखा गया? दूसरे में क्या प्रक्रिया दे दी गई, ठीक है ना, अधिकथित प्रक्रिया। एक ही मिनट, तीन ये वाला 368 बस समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? क्या? देखो इसमें लिखा हुआ है 368 में क्या लिखा हुआ है। पहले बात तो ये समझो कि संसद को ताकत कौन सी है, संसद की कौन सी शक्तियां हैं। संसद की दो तरह की शक्तियां हैं, सामान्य शक्ति है और एक संविधायी शक्ति है। सामान्य शक्ति में क्या होता है? नॉर्मल कानून बनाता है वो। ठीक है, संसद नॉर्मल कानून बनाते हैं, सामान्य कानून बनाएगा। ठीक है ना। संविधायी शक्ति में संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति दे रखी है। ठीक है, अब संविधान एक बार बन गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वही बना रहेगा, कोई तो उसको बदलेगा। ठीक है, अभी आ रही है। तो संसद को दो तरह की शक्तियां दे दी गई, सामान्य शक्तियां और संविधायी शक्तियां। सामान्य शक्तियों में नॉर्मल कानून बना सकता है, संविधायी शक्तियों में वो क्या करेगा? संविधान का संशोधन करेगा। तो आर्टिकल 368 एक में 1950 में जब संविधान बना था उस समय क्या लिखा गया था? सिर्फ प्रक्रिया की बात हुई थी। ठीक है, सिर्फ प्रक्रिया की बात हुई थी। ठीक है, तो 1961 या 62 में केस आया था, गोलकनाथ केस था आई थिंक, पढ़ेंगे हम। तो उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको शक्ति नहीं है संविधान बदलने की, आप कैसे बदल सकते हो संविधान, इसमें तो सिर्फ प्रक्रिया लिखी गई है 368 में। तो फिर संसद ने क्या किया? संसद ने एक संशोधन पास किया 368 में, 368 को संशोधित किया। उसने लिख दिया संसद ने शक्ति और प्रक्रिया, मतलब संसद की शक्ति भी है और प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो 368 एक में क्या लिखा गया है? इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी एक मिनट रुको, क्या लिखा गया? इस संविधान में किसी बात के होते हुए, मतलब संविधान में कहीं कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, मतलब दूसरी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का, मतलब जो संविधान है उसका किसी उपबंध को चेंज कर सकता है, खत्म कर सकता है, ऐड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसको संशोधन के रूप में अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार ही करेगा। लेकिन अब प्रक्रिया क्या दे दी गई? 368 दो में दे दी गई प्रक्रिया। ठीक है, 368 एक समझे ना। 24वें संशोधन में क्या आ गया कि प्रक्रिया दे दी गई, सॉरी संसद की शक्ति बता दी गई और प्रक्रिया अलग से दे दी गई। प्रक्रिया क्या है? इस संविधान के संशोधन का आरंभ, इस संविधान के संशोधन का आरंभ, जैसे संविधान को अगर संशोधित करना है, हमने क्या पढ़ा था कल, संविधान को अगर संशोधित करना है तो उसका आरंभ कहां से होगा? संसद के किसी सदन में।
चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक को डालना पड़ेगा। विधेयक मतलब बिल, पूर्व स्थापित करके ही किया जाएगा। मतलब पहले विधेयक लाओ किसी भी सदन में, या इसमें लाओ या इसमें लाओ, और कोई भी ला सकता है, ठीक है, कोई भी, चाहे वो सदस्य, चाहे वो सदन का सदस्य हो या मंत्री हो, तो वहां किया जाएगा जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में, अब यहाँ बहुमत की बात की गई है, प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या, मतलब जो हाजिर है या गैर हाजिर है उनको टोटल मिला के, ठीक है, उस दिन जो आए हैं, प्रेजेंट है या ना प्रेजेंट हो, उस सदन की कुल जनसंख्या, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, यानी 50% द्वारा, 50% से ऊपर द्वारा, तथा, ठीक है, लक्ष्मीकांत में तथा काट दिया गया, तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। मतलब कि जो उस, मान लीजिए लोकसभा में आया, ठीक है, तो लोकसभा में जितने मेंबर हैं, लोकसभा के जितने मेंबर चाहे उपस्थित हो या ना हो, उसका 50% से ज्यादा, ठीक है, 50% प्लस में वोट चाहिए, और अगर जितने उपस्थित हैं उसका 2/3 चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों जब उसको बहुमत मिलेगा तभी वो विधेयक पास होगा। एक मिनट। तो क्या लिखा है, किसी भी सदन में कोई भी मेंबर, सदन का मंत्री हो चाहे सदस्य हो, ला सकता है, लेकिन पहले विधेयक लाना पड़ेगा उसको। विधेयक को पास कौन करेगा, 50% लोग उस सदन के, जो टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस 2/3 जो उपस्थित है उस दिन, उसका 2/3, ये दोनों जब पास कर देंगे उसके बाद वो पारित कर दिया जाएगा। पारित करने के बाद चौथा पॉइंट ऐड कर दिया गया है, जब एक वह मिनट देंगे क्या? दो, चौथे में क्या लिखा है, एक बार पारित हो गया दोनों हाउस से, दोनों लोकसभा से और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया, उसके बाद कहाँ जाएगा, वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अनुमति देगा। मतलब वापस नहीं कर सकते, राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकते, अनुमति देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि अनुमति देंगे ही देंगे राष्ट्रपति, ठीक है, पहले ऐसा नहीं लिखा हुआ था। पहले क्या लिखा हुआ था, आप ध्यान से पढ़ना वर्ड को, पहले लिखा गया था कि अनुमति दी जाने के पश्चात, ठीक है, अब क्या है, देगा, अनुमति, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। तो अनुमति देगा मतलब क्या देगा, अनुमति साइन कर दिया, लेकिन साइन करना जरूरी है, प्रेसिडेंट को उस विधेयक पे साइन कर, एक बार दोनों हाउस से पारित हो गया तो प्रेसिडेंट को साइन करना जरूरी है, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे एक और वर्ड है, प्रत्येक सदन में वो विधेयक जाएगा, मतलब ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती उसकी, ठीक है, प्रत्येक सदन में उसको इतने बहुमत से 50% प्लस 2/3 से पास होना ही पड़ेगा। मतलब एक में भी अगर रुक गया तो रुक गया वो। तो संविधान का संशोधन जो है वो दोनों, ये नोट कर लो, संविधान संशोधन जो है वो विधेयक के थ्रू आता है। विधेयक को मंत्री या सदस्य कोई भी ला सकता है और किसी भी सदन में ला सकता है। फिर उस विधेयक को दोनों सदनों से 50% के टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उस दिन उपस्थित है और वोट कर रहे हैं उनका वो बहुमत मिलना चाहिए। फिर वो दोनों सदनों से पास होना चाहिए, ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती उसकी। फिर जब पास हो जाएगा दोनों सदनों से बारी बारी, तो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट उनको अनुमति देगा ही देंगे, ठीक है ना, देना ही पड़ेगा। उसके बाद वो विधेयक संशोधित हो, वो संविधान संशोधित हो जाएगा। परंतु परंतु उसके बाद देखो क्या लिखा गया है, ठीक है, परंतु लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, लक्ष्मीकांत में यही लिखा होगा, ठीक है ना। परंतु यदि ऐसा संशोधन, समझ लो यहां से, फिर लक्ष्मीकांत में चलेंगे। परंतु यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241 या भाग 5 के अध्याय 4 भाग 6 के, ये सब चीजें जो है, इन सब को अगर संशोधित करना है, राज्यों में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये सारे कौन से हैं, ये संघीय व्यवस्था के लिए है, ये सारे अनुच्छेद संघीय व्यवस्था के लिए हैं, संघीय व्यवस्था को स्थापित करते हैं, समझ गए। तो अगर इन में से कोई भी अनुच्छेद बदला जा रहा है तो उसके लिए, इनमें से कोई भी परिवर्तन करने के लिए, कोई परिवर्तन करने के लिए, ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले, तो अगर मान लो आपने लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हो गया, ठीक है, लेकिन देखा गया कि अरे इसमें तो
ये संघीय व्यवस्था को भी टच किया जा रहा है, छुआ जा रहा है, उसको भी संशोधित किया जा रहा है। तो उसको राष्ट्रपति जाने से पहले, राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के प्रस्तुत किए जाने से पहले, मतलब इस विधेयक को लोकसभा राज्यसभा से पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास ले जाने से पहले ही कहाँ भेजा जाएगा? स्टेट्स के पास भेजा जाएगा, राज्यों के पास। आधे, कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा पारित होना जरूरी है, तभी अपने उसको किया जाएगा। तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है ना। आधे राज्य जब इसको पारित कर देंगे तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। समझ गए? तो क्या राज्य रोक सकता है ऐसे ऐसे संशोधन को? रोक सकता है। अगर मान लो 28 राज्य है और सिर्फ 12 ही राज्य बोल रहे हैं चलो कर दो, और बाकी के राज्य नहीं कह रहे हैं, ठीक है, 16 राज्य कह रहे हैं कि नहीं करना है, तो संशोधन कैसे होगा वो? ठीक है, क्योंकि आधे राज्य करने ही पड़ेंगे। समझ गए? तो ऐसी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था को संसद अपने आप सिर्फ अकेले संशोधित नहीं कर सकता है। मतलब ये संविधान, अपना संविधान जो है कठोर है। कठोर क्यों है? क्योंकि संशोधन करना बड़ा मुश्किल है। पहले आप लोकसभा में 50% प्लस 2/3 लो, फिर राज्यसभा में 2/3 50% लो, सब लो, फिर उसके बाद 14 स्टेट में 28 स्टेट में भेजो, उसमें 14 हाँ बोले, तब जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो एक तरह से मुश्किल है संशोधन करना इस तरह का। 1 मिनट, एक है लोकसभा राज्यसभा में 50-50% जाएगा, यस बोलेगा तब पास हो जाएगी, हाँ लेकिन हाँ ये 14 राज्य बता रहे हैं हाँ, तो ये भी 14 में मतलब कि अभी 28 राज्य है ना, तो यहाँ लिखा है कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय से के संकल्पों से उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। तो अनुसमर्थन मतलब कि 50% सिर्फ समर्थन दिया ना है उसको, समझ रहे हो? अगर उनमें मान लिया जाता कि अब हाँ अगर चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो होता 2/3 वाला हिसाब, लेकिन राज्यों में सिर्फ बहुमत चाहिए उसको, नॉर्मल बहुमत। ठीक है, समर्थन की बात की गई है। समर्थन मतलब 50% ज्यादा लोग कह दें हाँ तो हाँ। और अगर और कुछ राष्ट्रपति बोल रहा है कहे क्या? गलत है तो? राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति गलत नहीं ठहरा सकता संशोधन को। संविधान के संशोधन को वो तो राष्ट्रपति गलत ठहरा नहीं सकते, क्योंकि उनको साइन करना ही पड़ेगा। यहाँ लिख दिया हाँ, गया अनुमति देगा, मतलब अब देंगे ही देंगे उसको, ठीक है। राष्ट्रपति उसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति गलत ठहरा के भी क्या कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 368(3) में क्या दिया गया है? यह भी 24वें संशोधन में संशोधित हुआ था। अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 13 में क्या था बताओ जल्दी जल्दी से, समझे ना? जो तुमने आंसर दिया कि अनुच्छेद 13 में क्या कहते ये हैं, बात थोड़ी-सी कंफ्यूज करता है सुनो कि सुनो अगर ये सुनो सुनो आर्टिकल सुनो सुनो मेरे पहले इसको कर ले दो। अनुच्छेद 13 में लिखा गया था, तुमने जैसा बताया कि अनुच्छेद 13 में लिखा है कोई कानून, ठीक है, कोई कानून अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है, मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है, तो ये कानून को शून्य कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये कोई कानून 368 के तहत बना हुआ होगा, मतलब संविधान का संशोधन हुआ होगा 368 के तहत, तो वो संशोधन 13 के उस वाले वाक्य के अंदर नहीं आएगा, मतलब 13 के अंदर अब उसका नहीं आएगा। आप पूछो। अब बस एक लाइन सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये 368 के तहत अगर आएगा, तो फिर ये 13 मतलब कि सम कैसे हो जाएगा? कम कैसे हो जाएगा इससे? ये दोनों में लिख दिया गया ना, इसीलिए कम हो जाएगा। लिखा हुआ नहीं, 13 में ये लिखा हुआ है कि 368 के तहत होगा तो मेरा काम नहीं कुछ आएगा, तो रिकॉर्डिंग हटाइए। है ना। तो अगर मैं तो फिर वो संविधान, बदलने ही नहीं देगा। हाँ, हाँ तो संविधान के जो अंदर बदलाव बदल, होनी चाहिए वो तो फंडामेंटल राइट्स की वजह से फिर नहीं बदलाव होगी, तो फिर हाँ समझ गए। इसीलिए 13 को हाँ इसीलिए ठीक है। 368 आते ही 13 चला जाता है, और 13 के अंदर भी यही लिखा गया है। 13 के अंदर भी हमने पढ़ा था, यही लिखा गया था, सेम चीज। ठीक है, 13 के अंदर हुँ। लिखा गया था अनुच्छेद 368 की कोई बात ये सब करते हुए फिर 13 लागू नहीं होगा। इसमें 368 हाँ, में लिख हाँ, दिया कि यही 13 आप 13 लागू। दोबारा तीसरा बार या चौथा बार ऐसे बोले तभी समझ में नहीं आया था। ठीक है, 13 की ही बात हुई थी तो 368 साथ में था। ठीक है ना। उसके बाद चौथा क्या है, 368 का चौथा क्या है? इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं, इस अनुच्छेद के अधीन अधिनियम 1976 की धारा 55 के आरंभ होने से पहले या पश्चात किया गया तत्परित तात्य तात्पर्यतित, तात्पर्यित हाँ तात्पर्यित
कोई संशोधन किसी न्यायालय के में किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आया था आपका। देखो छठा क्या लिखा हुआ गया कि इस संविधान में अगर कोई संशोधन होगा, जो 42वें संशोधन पे उस पे आया था, तो कहीं भी इसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। देखो छठे में क्या लिखा गया है, छठे में 368 के खंड 4 और खंड 5 42वां अधिनियम 1976 की धारा के 355 द्वारा अंतर स्थापित किए गए थे। तो ये 42वां संशोधन था। ठीक है, 368 में 42वां संशोधन भी किया गया था। लेकिन 42वें संशोधन में क्या था कि अगर ये फंडामेंटल राइट को टच कर रहा है, भाग 3 में क्या है, भाग 3 में कहाँ गया, भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो अगर ये फंडामेंटल राइट को कुछ करता है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ था, इसको खंड हटा दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल लिमिटेड अन्य बनाम भारत संघ वाले मामले में 1980 में केस आया था, इस धारा को अविधिमान्य घोषित किया, मतलब खत्म कर दिया, अवैध कर दिया। ठीक है, तो 4-5 दोनों अवैध हो गया। ठीक है, अच्छा, ये आप संविधान खोले हो ना? हाँ ये संविधान है। 4 और 5, 368 4 और 368 5। पहले में क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट को अगर छेड़ा गया तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। 5वें में क्या कहा जा रहा है कि संसद की संवैधानिक शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा, मतलब संसद के अथाह शक्ति मिलेगी। तो 4 और 5 को मिनर्वा मिल केस में खत्म कर दिया। नीचे लिखा हुआ है ना कि खंड 4 और खंड 5 को मिनर्वा मिल्स केस, याद रखना मिनर्वा मिल्स केस में इस धारा को 4 और 5 को अविधिमान्य घोषित कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। तो 368 3 तक खंड ही है, 368 3 खंड तक ही 5 है। फिर से हाँ, खंड 5 में क्या थोड़ा लिखा सा गया खंड है, 5 खाली कोई जरूरी नहीं याद करना। उसमें क्या है, शंकाओं को दूर करने के लिए। याद नहीं करना, समझना है थोड़ा। हाँ देखो इसमें क्या खंड लिखा है, 4 इसमें लिखा है शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है, मतलब किसी प्रकार की किसी के मन में शंका ना रहे, इसलिए घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का, इस संविधान के किसी उपबंधों का, ठीक है, को चेंज करने के लिए, संशोधन करने के लिए अगर संसद की संवैधानिक शक्ति होगी जो है ना, उस पर किसी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होगा, मतलब कोई रुकावट नहीं होगी संसद के आगे। मतलब संसद को अथाह शक्ति मिल जाएगी कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करे और कुछ भी बदल दे। ठीक है, पूरे संविधान को बदल दे। ठीक है ना, तो इस शंकाओं को दूर करने के लिए कहा गया था कि भाई ऐसा कोई अपने मन में पाल के मत रखना डाउट कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी संसद को इतनी शक्ति दे दी है हमने कि संसद कुछ भी बदल सकता है। लेकिन मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को रद्द कर दिया कि बेटा हम अभी हैं। ठीक है, पढ़ाना वो पहले वो यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, मूल ढांचे की बात यहाँ कर दी गई और मिनर्वा मिल्स बात की 1980 में कर दी गई। अब पढ़ते हैं संशोधन की प्रक्रिया जो 368 के 2 में लिखा गया था। ठीक है, 368 में 1 में क्या था कि संसद के पास शक्ति है, और प्रक्रिया कहाँ दी गई थी, 368 2 में दी गई थी। ठीक है, नहीं दिया गया था ना 368 2 में, तो प्रक्रिया 368 2 में जो दी गई है वो आगे है। 368 2 और 368 3 में जो प्रक्रियाएं दी गई हैं वो आगे लिखी गई है। अब देखो क्या प्रक्रिया लिखी गई, हम पढ़ चुके हैं इसको, यहाँ से फिर से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित तरीकों से उल्लिखित है। ठीक है, क्या उल्लिखित है, वही कि संविधान के संशोधन का आरंभ कहाँ होगा, संसद के किसी भी सदन में होगा। ठीक है, और विधेयक लाना पड़ेगा। ठीक है, जो राज्यमंडल में नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ संसद सदन में हो सकता है। ठीक है, विधेयक को एक किसी मिनट रुक जाइए ना। 368 1 के में लिखा गया है कि संविधान के किसी भी सदन में किया जाएगा, और विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूर्व स्थापित मतलब सामने लाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, विधेयक को